प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के संबोधन को लेकर पूरे देश में एक उत्सुकता का माहौल था। लोग कयास लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, क्या वो चीन पर बोलेंगे, क्या वो कोरोना पर बोलेंगे। आज जो उनका संबोधन था वो विशुद्ध रूप में जिसे कह सकते हैं कि लोगों के राहत के लिए था। नमस्कार, मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज़। आज प्रधानमंत्री के संबोधन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी और हमारे सीनियर कॉलमनिस्ट पंकज शर्मा जी। सर, आपने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा संबोधन देखा भी सुना भी, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, बिल्कुल ये बहुत इंतज़ार भी है और ये पहली बार ऐसा देखा गया है कि जब भी कभी प्रधानमंत्री का ये आता है कि वो संबोधित करेंगे तो पूरा राष्ट्र उनको सुनने के लिए इंतज़ार करता है। तो उसमें हम भी लोग भी इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जिस तरह जो उम्मीद थी कि शायद कहीं ना कहीं जो इससे करंट इशू चल रहा है चीन का, शायद माननीय प्रधानमंत्री उस पर कुछ बताएंगे, जो 59 ऐप्स उसके ख़त्म किए गए हैं। लेकिन वो नहीं बोले और पूरी तरीके से आज कोरोना को लेके ही उनका ध्यान उन्होंने कराया लोगों जागरूक। लेकिन मुझे पूरे संबोधन में जो जिस तरह का माननीय प्रधानमंत्री ने बोला है, उससे मुझे लगता है केवल और केवल कोई ख़ास बात इसमें नहीं थी। केवल समझिए जो उनकी योजनाएं हैं उसको उन्होंने एक्सटेंशन किया है, वो नवंबर तक चली गई हैं। और अब कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि ये चुनावी संबोधन था क्योंकि नवंबर में चुनाव होना है। जी, प्रधानमंत्री ने आज एक बहुत बड़ी घोषणा की। जो कोरोना संक्रमण के दौरान गरीब अन्न योजना के तहत राशन दिया जा रहा था, उसका दायरा अब नवंबर तक और यूं कहें कि दिवाली और उसके बाद छठ मैया की पूजा तक बढ़ा दिया गया। सर, आपने भी आज प्रधानमंत्री के संबोधन को देखा और सुना, क्या कहेंगे? आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? 80 करोड़ एक संख्या है। 130 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों की संख्या। अभी पॉवर्टी लाइन है हिंदुस्तान में, हमारी जनसंख्या की ऑफिशियली 22-23% पॉवर्टी बिलो बीपीएल में है। और पॉवर्टी लाइन का जो हमारा मूल्यांकन है वो कुछ अलग प्रकार से होता है। उसके आधार पर अगर कैलोरी कंजम्पशन के आधार पर पॉवर्टी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो भी एक अलग फिगर आती है। तो 80 करोड़ लोग बीपीएल मतलब ये राहत के लिए हकदार हैं। 80 और 5 किलो प्रत्येक आदमी को गेहूं मिलेगा प्रति मन। तो अब 5 किलो का 1 किलो चना भी, 1 किलो चना है। अभी चने पे पहले गेहूं की बात करें, सस्ती चीज़ की पहले बात करेंगे। गेहूं का एमएसपी 2100-2200 रुपये है, शायद अभी हाल में 85 रुपये बढ़ाया था उन्होंने। तो लगभग मैं ये समझता हूँ कि 100 रुपये का गेहूं हो गया। तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि कैलकुलेशन खुद करें। मैं तो बहुत ज़्यादा आशावान था कि आज चीन पे प्रधानमंत्री जरूर बोलेंगे, जो और मैं ही नहीं, शायद हमारे 130 करोड़ की जनसंख्या जो शायद 135 करोड़ है, उस पर पूरा देश आशा लगाए सुन रहा था आज प्रधानमंत्री चीन पर जरूर बोलेंगे। पर वो आज बोल ही नहीं पाए। उन्होंने सिर्फ ये एक्सटेंशन दिया है 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं देने का, 1 किलो चना देने का एक एक्सटेंशन दिया है नवंबर तक। तो एक्सटेंशन के लिए 17 मिनट बात करी उन्होंने, 1 मिनट भी चीन की बात नहीं करी। पता नहीं, मतलब लोगों की मैंने जनता को बस अपने व्यूज़ दे दिए हैं कि एमएसपी कैलकुलेट कर लो, पॉवर्टी लाइन बीपीएल कैलकुलेट कर लो, और ये सब चीज़ें करके आप देखिए देश की स्थिति आज क्या है क्या नहीं है। चीन सबसे बड़ा संकट। प्रधानमंत्री ने कहा अगर पहले लॉकडाउन के दौरान जो अनाज दिया गया और अभी जो देने वाला, अगर दोनों को मिला लिया जाए तो 1.5 लाख करोड़ का खाद्यान्न बनेगा। भट्टाचार्य साहब, यही मैं आपसे समझा रहा हूँ कि आप 80 करोड़ लोग एमएसपी गेहूं का पकड़ लीजिएगा, चने का एमएसपी पकड़ लीजिएगा, पर मंथ वो देते हैं क्या देते हैं। क्योंकि जिस प्रकार अभी मज़दूरों का हाल आपने देखा कि आपको लग रहा था कि उस समय भी उनको गेहूं, चावल, चना जो भी चीज़ है ये मिली होगी। मेरे को तो नहीं लगता। प्रधानमंत्री की कोशिश ज़रूर है, पर ये क्रियान्वयन इसका किस तरीके से होगा ये अभी एक प्रश्न है, जिसको मतलब देखा जाए तो अगर मैं ये कहूँगा कि इसको ही पूरी तरह से क्रियान्वयन कर लीजिएगा। मैं तो बहुत शॉकिंग हूँ, 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको गेहूं और चने की व्यवस्था नहीं कर सकते। हम 80 करोड़ लोग हमारे देश के। तो आज मैं 80 करोड़ की फिगर को लेकर बड़ा चिंतित हूँ। सर, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आगामी दिनों में बिहार और बंगाल में चुनाव होने हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, तो कहीं जो एक गरीब तबका है उसको लुभाने की कोई कोशिश तो नहीं है?
नहीं, देखिए, अब इसको इस तरह से कहेंगे तो शायद मैं समझता हूँ कि एक गलत मैसेज आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर पॉलिटिकल लोग या सरकारें कुछ फैसला लेती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उसका भी कहीं संकेत होता है। और ये बात सही है जिस तरह आपने कहा कि चुनाव है, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि देखिए, ये जो 3 महीने जो एक्सटेंड किया है नवंबर तक जो किया, 5 महीने, तो ये एक अच्छा प्रयास है, इसको हम कह सकते हैं। क्योंकि ऐसे हालातों में जहाँ गरीब लोग बहुत हैं, इनका जो लॉकडाउन में बड़ी परेशानियाँ उनको हुई हैं, और फिर एक परिवार के प्रति सदस्य को 5 किलो है और परिवार के पूरे परिवार को 1 किलो चना है, तो इससे कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं उनको लाभ तो मिलेगा। लेकिन जैसे पंकज ने कहा, जो इस समय बड़ा मामला था चीन को लेके था, तो हमें लग रहा था कि शायद आज माननीय प्रधानमंत्री ज़रूर जो है सरकार की ओर से, क्योंकि लोग बड़ा जानना चाह रहे हैं कि चीन की क्या स्थिति है, चीन में सरकार क्या कदम उठा रही है, कहीं ना कहीं चीन के बारे में भी बताएंगे कि जिस तरह के 20 जवानों की शहादत हुई है, तो धैर्य रखें देश, उसमें ज़रूर कोई ना कोई कार्रवाई होगी। लेकिन शायद नहीं बोल पाए वो, और केवल उन्होंने जो है कोरोना को लेके भी इतनी चीज़ें नहीं बताई, ना कोई पाबंदी के बारे में बताया। उन्होंने केवल इसी बारे में कहा कि जो लोग आना, सावधानी बरतने की अपील बस सावधानी बरतने की उन्होंने कहा, और जिक्र किया कि एक प्राइम मिनिस्टर पे 13,000 करोड़, नहीं 13 करोड़ का, शायद 13,000 रुपये का जुर्माना डाला गया है। तो इसके 2 गज दूरी का ख्याल रखें, मास्क पहने, इतना बोले हैं। और बाकी कोई जो और चीज़ें पहले उनकी बोला करते थे, बताते थे, वो इतना नहीं हुआ। बाकी उन्होंने सिर्फ जो योजनाओं को एक्सटेंशन कर दिया है, तो लोग बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे माननीय प्रधानमंत्री से। और मैं फिर एक बार यही बात कहना चाहूँगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं तो लोग उनका इंतज़ार करते हैं, उनकी बात पे भरोसा करते हैं। तो आज प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा की गई घोषणाओं में कितने धन आवंटित किए गए उसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 3 महीनों के दौरान 20 करोड़ जनधन खाते में 31,000 करोड़ रुपए दिए गए, किसानों के खाते में कुल 18,000 करोड़ रुपए दिए गए, साथ में श्रमिकों के रोजगार के लिए 50,000 करोड़ का एक फंड बनाया गया जिससे श्रमिकों को रोजगार मिलेंगे। क्या कहेंगे? चाहता हूँ, यही मैं कह रहा था कि केवल और केवल उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं, केवल उपलब्धियां गिनाते रहे कि हमने इतना किया, हमने इतना किया। आज क्या स्थिति देश की है, प्रवासी मजदूरों का क्या हाल है, इसके बारे में कोई उन्होंने चिंता जाहिर नहीं की। जी हाँ, कल शाम को जैसे ही पीएमओ की ओर से ट्वीट हुआ कि प्रधानमंत्री 4 बजे देश को संबोधित करेंगे, लोगों की आकांक्षा या जो लोगों की जो है जिसे कहते हैं कि अपेक्षाएं बहुत, क्या वो अपेक्षा पूरी हुई है? मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता सकता हूँ, और अपने से जुड़े हुए काफ़ी लोगों की भावनाएं मैं समझता हूँ ये भावनाएं 130-135 करोड़ हिंदुस्तानियों की भी होगी कि आज सब चीन की बात करना चाह रहे हैं। जो भी देश प्रेमी हैं, कम से कम मैं अपने स्तर पर पेट्रोल की महंगाई की बात अभी आज की डेट में करने को तैयार नहीं हूँ। ये कुछ न्यूमरोलॉजी का चक्कर लगता है मुझे, क्योंकि प्रधानमंत्री कभी सम और विषम अंकों में बड़ा बिलीव करते हैं। जैसे आज 4 बजे आए, 4 एक सम अंक है, 17 मिनट बोले, 1 और 7 मिलकर 8 बन जाता है, ये एक सम अंक है। कभी कभी वो विषम पे भी बात करते हैं, जैसे 9:09 पर बात करेंगे, तो ये सम और विषम में कुछ ना कुछ चक्कर है। लेकिन आज सम का दिन था, सम संख्या का दिन था, लेकिन मैं इस विषम परिस्थिति में सम संख्या से मैं कम से कम संतुष्ट नहीं हूँ। जी हाँ, हमारे सीनियर कॉलमनिस्ट पंकज शर्मा जी का कहना है कि वो आज प्रधानमंत्री के जो संबोधन है उससे संतुष्ट नहीं है। सर, ये जानना चाहना है कि जो चीन पे बहुत सारी बातें हो रही है, तो क्या प्रधानमंत्री ने एक तरफ से ये कहा जो भारत चीन के खिलाफ जो कार्रवाई हो रहा है उसे जनता तक बताना नहीं चाहते? नहीं हो सकता, देखिए अभी शायद कुछ सदर खाने कोई तैयारियां चल रही हैं, ये भी हो सकता है, बट कहीं ना कहीं जनता को हल्का फुल्का तो बताने की ज़रूरत थी। जनता बहुत इंतज़ार कर रही है। और देखिए, जैसे अब कहा जा रहा है कि ये चीन पर जो है ये डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक कर दी गई है ऐप्स को करके, तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ये सब कुछ सही है, बट कहीं ना कहीं आज के संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी को बढ़ते हुए पेट्रोल को लेकर बताना चाहिए था कि हमारी क्या समस्या है, क्यों पेट्रोल बढ़ रहे हैं, क्या है उसमें। उन्होंने टैक्सेस का जिक्र किया कि जो आज ये हम लोग इतना बर्दाश्त करेंगे, ये 1.5 लाख करोड़, तो इसलिए करेंगे कि जो टैक्स पेयर लोग होंगे।
तो इसमें दो चीज़ें थी, एक तो चीन के बारे में बताते हैं कि जो महंगाई पेट्रोल को लेकर लोग बहुत परेशान हैं, जो सवाल उठा रहा विपक्ष, तो कहीं ना कहीं आज वो अगर कुछ बोलते शायद विपक्ष की ज़बान ज़रूर बंद हो जाती, जो वो नहीं हो पाएगी। क्या आज, हाँ यही सवाल मेरा अगला था, क्या प्रधानमंत्री के संबोधन से राहुल गांधी की जो सवाल थे वो पूरे हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाए। जो सवाल कर रहे थे तो उन्होंने कोई उसका जवाब नहीं आया है। जाहिर है कि इसके संबोधन पर भी सवाल तो उठेंगे, क्योंकि ये सही है, आज कुछ नई चीज़ नहीं थी, केवल और केवल एक्सटेंशन था जो नवंबर तक कर दिया गया योजनाओं का, इसके अलावा कुछ भी नहीं था उसमें नया। अगर बात करें राहुल गांधी के बातों को, तो उनकी जो मांगे हैं वो सरकार तक, कानों तक पहुंच जरूर रही है, लेकिन उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? भट्टाचार्य साहब, मांग इस समय सरकार के संग में खड़ा होने की आवश्यकता है, मांग करने की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी जी जो पूछते हैं वो, मैं उस बात से संतुष्ट नहीं हूँ। उस बात से इस समय राहुल गांधी जी को सिंपल एक बात करनी चाहिए कि हम भारत सरकार के साथ में हैं, चीन से हमें 1-1 इंच ज़मीन वापस चाहिए हमारी, अगर ली है तो सरकार के अकॉर्डिंग। और जो सैटेलाइट पिक्चर बताती हैं, फिंगर 8 से 4 तक आ चुका है, वो फिंगर 8 से 4 तक आ चुका है, 8 किलोमीटर की दूरी है, वो सब सही है। आपने 59 एप्लीकेशन वो बैन करी, चीनी एप्लीकेशन बैन करी। मैं दर्शकों से ही पूछना चाहूँगा कि उनमें से सिर्फ मात्र 2 एप्लीकेशन का वो इस्तेमाल करते हैं, 57 उनके लिए बिल्कुल यूजलेस हैं, जैसे टिकटॉक एंड कैम स्कैनर। उसके अलावा वो कोई 57 की 57 शायद मैंने उनमें से अधिकांश के नाम भी नहीं सुने, बहुत से लोगों ने नहीं सुने होंगे। पेटीएम में चीन का मैक्सिमम निवेश पेटीएम के अंदर है, पेटीएम पे क्यों साइलेंट है? पेटीएम को भी वार्निंग देना। 5G के अंदर आज विचार हो रहा है। हमने अगस्त 2019 में कह दिया था कि चीन ने हमारा कब्जा हुआ ज़मीन को हम वापस लेंगे। संसद में बोली गई है ये बात कि ये सब हमारी ज़मीन का हिस्सा हैं। इस बात पे मतलब यही तो माना जाएगा कि जो हमने कह दी हमारी ज़मीन है तो वापस ली जाएगी वो, सही है। आपने अगस्त 2019 में ये बात तो बोल दी, आज ये बात बोलने की स्थिति में क्यों नहीं है कि हमने वो ज़मीन, आज भी बस इतना बोल दो कि हमने वो ज़मीन वापस लेनी है। कब लेंगे, क्या लेंगे, ये हमारे देश की सीक्रेट मिशन भी हो सकता है जिस पे साइलेंट लें। सिर्फ इतना आश्वासन दे दें कि भाई हमें हमारी चीज़ वापस आई। सरकार का पक्ष तो हमारे जो यहाँ के सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, उन्होंने भी स्पष्ट किया कि उन्होंने भी कहा कि चीन ने अभी हमारे ज़मीन पर कोई कब्जा या पोस्ट नहीं है। नहीं, कोई भी स्पष्टता नहीं है उसके अंदर। अलग अलग बयान आए हैं, MEA का अलग बयान आया, डिफेंस मिनिस्टर अलग बोलते हैं उसमें, प्रधानमंत्री जी अलग बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी का फिर कार्यालय उसको फिर करेक्शन में ले जाते हैं, जनरल साहब अलग बोलते हैं। तो करेक्शन ये नहीं है, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया है, इंटरनेशनल खबरें हैं आजकल सारे हमारे, पहले भी बोल चुका हूँ, 65% की आबादी 35 साल से कम है। सभी गूगल करते होंगे, सभी देखते होंगे, सभी के मन में विचार होगा कि भाई फिंगर 8 से जो हम पेट्रोलिंग करते थे आज क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आज हम 4 तक नहीं कर पा रहे हैं, हमको लिमिटेड कर दिया गया है। हेलीपैड उन्होंने बनाने हैं, S-400 वहाँ उन्होंने तैनात कर दिया है, जो हमारा एक्सपेक्टेड है, किसी भी टाइम हमारा S-400 आ सकता है। ना बताएं हमको ये बताएं कि हम बिल्कुल प्रयासरत हैं और हम सफल होंगे। पूरा 135 करोड़ लोग को आज ये अपेक्षा रही होगी कि आज चीन पे जरूर बात करी जाएगी, जो हुई नहीं। जी हाँ, बहुत पूरा देश इस समय चीन पे प्रधानमंत्री को सुनना चाहते थे। सर, एक जो कल 59 चीनी ऐप्स के बाद खबर आई कि चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से उनके प्रवक्ता ने कहा कि इससे लेकर चीन चिंतित है और इस पर विचार विमर्श करें। कल के जो फैसला है उस पर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ये बात सही है कि चीनी विदेश मंत्रालय ने इस पर बड़ी गहरी चिंता व्यक्त की है। वो कहा है कि उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग कई इश्यूज़ पर बैठ के बात करने को तैयार होंगे। अब लेकिन देखिए इसको, अब मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने भेजा है कि चाइनीज़ ऐप बैन करने से चीन उतना ही पीछे जाएगा जितना ताली और थाली बजाने से कोरोना भी चला गया। तो कहीं ना कहीं ये भी अब लोग इस बात को लेके भी कमेंट्स कर रहे हैं कि जैसे पंकज ने कहा कि ठोस रणनीति तो होना चाहिए। जैसे भी आपने वीके सिंह साहब का जिक्र किया, तो उन्होंने ये बात कही है कि वहाँ पे झड़प हुई है। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने यही बताया कि साहब वहाँ पे जब टेंट इन्होंने गाड़ दिया था और टेंट को हटाने की बात आ गई तो उसमें अचानक आग लग गई। वो आग कैसे लगी, क्या लगी, ये बड़ा इशू है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह की बात चल रही है, पंकज कह रहे हैं कि भाई अंदर आ गए 8 फिंगर को लेके, तो इस सरकार को स्पष्ट तो करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, पंकज की बात से मैं सहमत हूँ और मैंने लिखा भी है इस बात को लेके कि राहुल गांधी जो ट्वीट कर रहे हैं या सवाल कर रहे हैं, वो ऐसे मौक़ों पर सवाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई परेशानी है सरकार को सुझाव दें,
देखिए, मामला जब देश का होता है तो देश को लेके फिर कहीं आप इस तरह की सवालबाजी नहीं करना चाहिए, ये अच्छा नहीं है। देश के मामले में सबको एक होना चाहिए। और बिल्कुल सही कहा पंकज ने कि 135 करोड़ लोग जो हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं चीन को लेके या किसी भी देश को लेके। कहीं किसी भी देश को लेकर कहीं भारत का कोई मामला आता है तो उसमें बिल्कुल उसके साथ खड़े हैं और पूरी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। और चीन को लेकर कोई भी फैसला लेंगे तो जाहिर है कि पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा, बट होना चाहिए कुछ ना कुछ। आज आपने अपने कॉलम में ये भी लिखा कि जो फैसले वो एकाएक नहीं लिया जा सकता, उसके जो सभी जो उसके पक्ष है उसको विचार विमर्श करने के बाद हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ और फैसले लिए जाए। बिल्कुल, देखिए ये बात सही है कि पहले भी उससे पहले भी जब ये कहीं बहिष्कार की बात आती थी तो सब कुछ होता था। महात्मा गांधी जी के ज़माने में भी हुआ, 1902 से लेके फिर 1900 तमाम चीज़ें विदेशी चीज़ें लाई गई हैं, लेकिन कोई चीज़ एक दिन में नहीं हो सकती। आज सरकार के लिए कहीं ना कोई कुछ मजबूरी होगी जो कंपनीज़ को लेके उन्होंने फैसला लेने जा रहे हैं। अब लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने जो ऐप्स को लेके किया है, हो सकता है उसके बाद कोई नई तैयारी हो रही है, लेकिन जो कुछ भी है सरकार को कम से कम जनता को विश्वास में लेना चाहिए और कुछ ना कुछ बीच बीच में इस तरह की जानकारी होनी चाहिए ताकि कोई भ्रम की स्थिति पैदा ना हो। आपने ये भी लिखा कि चीन हमारे आर्थिक क्षेत्र में इतना ज़्यादा घुसा है कि उसे तुरंत हटाना हमारे लिए भी संभव नहीं है। अब सरकार ये कह रही हो सकता है जो 5G हुआई कंपनी को वहाँ से हटा दे या जितने सारे एग्रीमेंट है या जितने सारे ठेके हैं वहाँ पे उसको निरस्त किया जाए। रेलवे ने शुरू कर दिया, बम्बई में शुरू हो गई। हाँ, ये आज इसमें चल रही है बात जो जिसका आपने जिक्र किया कंपनी का, इसको लेके भी सरकार फैसला लेने जा रही है G5 वालों को लेके। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ आने वाले दिनों में हमें कुछ हो सकता है अच्छी खबरें मिल जाएं। अब जैसे आपने जिक्र किया, आप देखिए टिकटॉक को बात आ रही है। टिकटॉक के भारत में बहुत यूज़र थे, करोड़ों की संख्या में उसके यूज़र थे। अब कुछ ऐसा वर्ग भी है जो चाहता है इसको ख़त्म ना हो, तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें भी निकल के आएंगी। लेकिन हमारा कहना यही है कि अगर चीन के मामले को लेकर कोई सरकार फैसला लेती है तो पूरा देश को एक साथ खड़ा होना चाहिए। आज अनलॉक डाउन का पहला चरण खत्म हो रहा है, कल से अनलॉक डाउन सेकंड शुरू है, लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से अनलॉक डाउन में क्या क्या होगा, क्या कंटेनमेंट जोन में क्या रहेगा क्या नहीं, इस पर भी कुछ बातें नहीं की गई। नहीं, देखिए कल गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं और जो चीज़ें पहले से थी वो कंटिन्यू हैं। 31 जुलाई तक वो सब कुछ बढ़ा दिया गया है। उसमें जैसे पहले स्कूल कॉलेजेस बंद थे वो बंद रहेंगे, मॉल नहीं खुलेंगे, जिम नहीं खुलेंगे, स्पा नहीं खुलेंगे, मेट्रो नहीं चलेगी। और जो वैसी यात्री गाड़ी हैं उसको लेकर शायद कहीं ना कहीं कुछ फैसला होने जा रहा है कि शायद वो कुछ चल सकती हैं। बाकी कंटेनमेंट जोन वाली जो बात आपने करी उससे वही सख्ती रहेगी क्योंकि केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। और देखिए ये हम लोग फिर एक बार अपील करना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि सावधानी ज़रूर बरतिए, क्योंकि ये जो आने वाला महीना है 2 महीने बताए थे, इसमें जिस तरह से जून और जुलाई के, जून हमारा चला गया, जून में जिस तरह से काफ़ी संख्या बढ़ गई है। गाज़ियाबाद में भी जून में खाली 1200 मरीज़ बढ़ गए, तो ये अपने आप में बड़ा गंभीर है। और जुलाई का महीना शुरू होने जा रहा है, ये बहुत ख़तरनाक है। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, दूरी बनाए रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करिए और जहाँ तक हो सके कम निकलिए, बुज़ुर्ग लोग कम निकलें, बच्चे कम निकलें, क्योंकि ये जो आने वाले महीना है ये ठीक नहीं है। थोड़ी जितनी इसमें हम थोड़ा सा प्रिकॉशन लेंगे, मैं समझता हूँ हम कोरोना से जीत लेंगे। जी हाँ, अभी कोरोना बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, सभी को सावधानी करने की बहुत ज़रूरत है। एक सवाल पंकज जी से, अब चीन के मुद्दे पर सरकार का अगला कदम क्या होना चाहिए? मेरे सुझाव तो ये है कि हमको हमारी ज़मीन वापस चाहिए। मतलब मैं इस बात को लेकर थोड़ा ज़्यादा भावुक भी हूँ, तार्किक भी हूँ। सरकार कह रही है हमारी कोई ज़मीन अभी गई नहीं है, अप्रैल से कोई ज़मीन गई नहीं है। वो जो आप कह रहे, आप मतलब बात हो रही है जो झड़प, वो बफर जोन में झड़प हुई है। बफर जोन दोनों के LAC के आसपास है। वो बफर जोन कॉमन जोन था, ये LAC है। LAC में मतलब हम लोग अपनी फिंगर 4 से लेकर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे। वो लोग 8 से लेकर 4 तक पेट्रोलिंग करते थे। मतलब हम जाते थे ना 8 तक। ये बात तो मतलब सरकार भी मानती है कि हम लोग 2 मई से पहले, 5 मई से पहले फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे। आज 15 जून के बाद की स्थिति देख लीजिएगा, हम 4 तक भी पेट्रोलिंग नहीं कर पाते हैं। 4 से भी अंदर आने की कोशिश हो रही है। तो आज चुसुर के अंदर जो बातचीत हो रही है, देखते हैं क्या बातचीत होती है। लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पे बातचीत हो रही है, लेकिन हमको यथावत स्थिति चाहिए। और ये मेरी नहीं, पूरे भारतवर्ष की डिमांड है। ये हर एक 135 करोड़ लोगों के मन में इच्छा है कि फिंगर 8 तक पुरानी वाली स्थिति का हम पेट्रोलिंग करें। तकनीकी बात है भट्टाचार्य साहब, इस पे गवर्नमेंट भी अपना स्पष्ट कभी भी बयान नहीं दे रही है। 4 बयान आए हैं, चारों में आपस में कॉन्ट्राडिक्शन है।
अगर आप नोट करें, गृह मंत्री जी ने अलग बयान दिया, MEA अलग बयान देती है, PM ऑफिस अलग देते हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अलग बयान देते हैं। सरकार का ये कहना है कोई लिखित इसमें समझौता नहीं है कि हम फिंगर 4 तक करेंगे, हम फिंगर 8 तक करेंगे, या कहाँ तक हम मॉनिटरिंग पेट्रोलिंग करेंगे। 1996 में समझौता हुआ है, वो जिसमें हथियार हम प्रयोग नहीं कर सकते, उसमें 1996 का हमारा समझौता है कि हम लोग फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करेंगे, आप 4 तक पेट्रोलिंग करेंगे। चीन का क्लेम ये था कि भाई हम चीन के नक्शे में फिंगर 4 तक उसका नक्शा सीमाएं थी, हम जो नक्शा दिखाते थे उसमें फिंगर 8 तक अपना नक्शा दिखाते थे। आप बात समझ रहे हैं? फिंगर 8 तक हम अपना नक्शा दिखाते थे। 1996 के अंदर की संधि थी, उसका भी मैंने अनुच्छेद 6 का जिक्र किया है कि यदि आप पर घात लगा के हमला हो तो आप क्या करें क्या ना करें, डिस्क्रिशन है वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर का। तो इसमें चूक कहीं ना कहीं रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं कहता हूं कि ये तो आप भी समझते होंगे कि फिंगर 8 तक हम पेट्रोलिंग करते थे, आज नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उन्होंने वो सब चीज़ें कब्जा ली हैं। और एक ट्रीटी थी 1996 की, उसी ट्रीटी के अंदर, लेकिन चाइना तो कोई ट्रीटी मानता ही नहीं है। क्यों नहीं मानता? चाइना की साइन करी हुई ट्रीटी है। चाइना तो जाना ही जाता है ट्रीटियों को उल्लंघन के लिए। वही तो कह रहा हूँ, वही तो बनवाना है उसको। 1996 वाली पोजीशन पे आ जाओ भाई। चाइना सी में भी सारे जो उसके अनुबंध है सब तोड़ रहा है। अब चाइना को तो सबक सिखाना ही होगा, मतलब पूरा विश्व एक तरफ होगा और चाइना एक तरफ होगा। आप देख लीजिएगा आने वाली स्थिति में कि वो सी में बड़ा डिटेल हो जाएगी, हमें पास समय का अभाव है। सी की डिटेल हम अपने कभी और वीडियो में अपलोड करेंगे। सी में इसकी स्थिति बहुत वर्स्ट हो जाएगी। एक सवाल दोनों से है, जो पीछे 15 दिन हो गए जो चीनी सैनिकों के साथ झड़प हुई, अब 15 दिनों में अब भारत की स्थिति क्या हमारी सामरिक दृष्टि से या सैनिक दृष्टि से हम मजबूत स्थिति में है? बिल्कुल, हम तो माकूल जवाब देने की स्थिति में है उसको। और सामरिक दृष्टि से देखा जाए कहीं कहीं तो हम उससे बहुत ऊपर स्ट्रेटिकल जो हाइट होती है सामरिक दृष्टिकोण से, जो हाई ऑल्टीट्यूड पहाड़ी होती है, वहाँ पर हम ज़्यादा अच्छी जगह प्लेस्ड हैं। चाइना को हम माकूल जवाब देंगे, और आप देखना ये माकूल जवाब तो हमें दिया जाएगा। आज भी हम मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन हमको पेट्रोलिंग 8 नंबर तक चाहिए। जी हाँ, हमको पेट्रोलिंग 8 नंबर फिंगर 8 तक चाहिए। सर, राफेल के 6 विमान इस महीने जुलाई महीने में आ जाएंगे, क्या कहेंगे उसका? नहीं, बहुत तैयारी है। देखिए, हमारे पास जैसे पंकज ने कहा, जवाब देने की स्थिति में हम पूरी तरह से हैं और कहीं किसी तरह कमज़ोर नहीं है। और आपको पता है कि हर हिंदुस्तानी बड़ा जज्बाती है और अपना जज्बे के साथ चलता है, तो नो टेंशन, ऐसी कोई बात ही नहीं है। बहुत मजबूत के साथ चलेंगे। जी हाँ, हम बहुत मजबूत है, लेकिन पूरे देश की जनता को जो आशा प्रधानमंत्री के संबोधन से थी, वो आशा पूरी नहीं हुई है। प्रधानमंत्री को चीन के साथ सीमा विवाद पर कुछ जरूर बोलना चाहिए था। कैमरामैन ऋतुराज और वरुण के साथ सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवट न्यूज़ के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर आपने युग करवट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 प्लीज़, आपको बहुत सारे प्लीज़ के साथ मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसमें बहुत सारी जानकारी युक्त खबरें और करंट अफेयर्स प्रोग्राम आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।